मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अचानक से सोनू चिड़िया की नौकरी चली गई थी और अब सोनू चिड़िया जंगल में नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। पता नहीं अब क्या होगा। बेचारे सोनू चिड़िया को पता नहीं नौकरी मिली होगी या नहीं। बेचारे कितने परेशान है वो। ये सेठ पक्षी भी ना कभी भी नौकरी से निकाल देते हैं और कोई वजह भी नहीं बताते। बेचारे सोनू चिड़िया ने उल्लू सेठ के पास कितना काम किया, पर उल्लू सेठ ने सोनू चिड़िया को नौकरी से निकालते हुए एक बार भी नहीं सोचा। मीनू चिड़िया परेशान बैठी थी कि तभी वहाँ पर सोनू चिड़िया आता है। अरे मीनू चिड़िया बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। तुम सुनोगी ना, तुम भी मेरी तरफ बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। लगता है आपको नौकरी मिल गई, तभी आप इतने ज्यादा खुश हैं। सोनू चिड़िया, क्या वाकई में आपको नौकरी मिल गई? नहीं मीनू चिड़िया, नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे नौकरी करनी भी नहीं है। मैं तो करूँगा अब अपना काम, क्योंकि अपना काम अपना ही होता है। कोई उस काम से मुझे निकाल नहीं सकता। क्या करेंगे सोनू चिड़िया, मुझे बताएं तो। मीनू चिड़िया, मैंने सूखे इलाके में एक जगह पर गन्ने की बड़ी फसल लगी हुई देखी है। मुझे ऐसा लगता है वे गन्ने की फसल किसी पक्षी की नहीं है, बल्कि वे गन्ने की फसल अपने आप ही वहाँ लग गई। तुम खुद सोचो ना, भला गन्ने की फसल कोई सूखे इलाके में क्यों लगाएगा? किसी पक्षी को अगर गन्ने की फसल लगानी भी होगी तो यहाँ जंगल में लगाएगा, ना कि सूखे इलाके में। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कभी कभी फसलें अपने आप ही लग जाती हैं, वो भी बिना मेहनत किए। हाँ मीनू चिड़िया, इसलिए मैंने सोच लिया है अब से हम उसी गन्ने की फसल को काट काट कर गन्ने का शरबत बेचेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। मैंने तो अपने दोस्त से बोलकर एक ठेला भी भाड़े पे ले लिया है। बस आज से ही हम दोनों ये काम शुरू कर देते हैं। वो तो ठीक है सोनू चिड़िया, पर हम गन्ने का शरबत कहाँ बेचेंगे? कौन सी जगह पर? सबसे अच्छी जगह, हाँ सबसे अच्छी जगह जंगल का बस स्टॉप है, क्योंकि वहाँ पर हर समय पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। देखना, वहाँ पर हमारा शरबत बहुत चलेगा। चलो मीनू चिड़िया, मैं जाता हूँ सूखे इलाके में और वहाँ से कुछ गन्ने काट के ले आता हूँ। फिर हम आज से ही गन्ने का शरबत बेचना शुरू करते हैं। सोनू चिड़िया ये बोलकर सूखे इलाके में गन्ने लेने के लिए चला जाता है। सोनू चिड़िया सूखे इलाके में गन्ने की बड़ी फसल के पास आकर जल्दी जल्दी गन्ने काटने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया बस स्टॉप पर आकर अपना गन्ने का ठेला लगाकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, थोड़ी देर में बस आने वाली है, फिर सारे पक्षी बस से उतरेंगे और देखना हमारे इस ठेले पर पक्षियों की कैसे भीड़ लगती है। हाँ सोनू चिड़िया, जैसे ही पक्षी आएंगे तो मैं जल्दी जल्दी मशीन से गन्ने का शरबत निकालती जाऊंगी और आप पक्षियों को दे दी जाना। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया बैठे बस के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में बस आकर स्टेशन पर रुकती है और सारे पक्षी बस से उतरते हैं। शरबत पी लो, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गन्ने का शरबत पी लो। छोटा गिलास 10 रुपए का, बड़ा गिलास 50 रुपए का। शरबत पी लो, ठंडा ठंडा शरबत पी लो, गन्ने का शरबत पी लो। छोटा गिलास 10 रुपए में, बड़ा गिलास 50 रुपए में। बस फिर क्या, बस से उतरने वाले सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया के ठेले के पास आ जाते हैं और उनसे शरबत मांगते हैं। जल्दी से शरबत पिला दो चिड़िया, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से पिला दो। मीनू चिड़िया फिर जल्दी जल्दी मशीन से गन्नों को पीस कर उनका शरबत निकाल रही थी और सोनू चिड़िया शरबत पक्षियों को देता जा रहा था। इसी तरह फिर सुबह से रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया ने आज के पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा कमाई कर ली थी। देखा मीनू चिड़िया, मैंने कहा था ना, अगर हम इस जगह पर गन्ने का शरबत बेचेंगे तो हमारा बहुत चलेगा काम। और देखो, आज के पहले दिन ही हमारी कितनी कमाई हो गई। और सबसे बड़ी बात, हमें गन्ने फ्री में मिल रहे हैं, वरना अगर यही गन्ने हम बाजार से जाके खरीदते तो बहुत पैसे लग जाते हमारे। बस फिर अब क्या, रोजाना सुबह उठकर सोनू चिड़िया सूखे इलाके में आकर गन्ने की फसल काट के ले जाता और फिर सारा दिन मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया मिलकर गन्ने का शरबत बनाकर पक्षियों को बेचते थे। फिर दिन बीतते हैं और पूरा महीना गुजर जाता है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया ने इस महीने में अच्छे पैसे कमाए थे। उन दोनों ने तो अपना एक नया घर भी ले लिया था। लेकिन अब जो सूखे इलाके के अंदर गन्ने की बड़ी फसल लगी थी, वे सारी फसल तो सोनू चिड़िया ने काट कर ख़त्म कर दी थी। बस थोड़ी सी रह गई थी। चलो भाई, बस ये थोड़े से ही गन्ने रह गए हैं, इन्हें भी आज काट के ले जाता हूँ। फिर कल से तो बाजार जाकर गन्ने खरीदने पड़ेंगे। सोनू चिड़िया उन थोड़े से गन्नों को बस काटने जा रहा था कि तभी सोनू चिड़िया को देखकर वहाँ पर जग्गू पक्षी आता है। अरे अरे, ये क्या, यहाँ पर तो इतनी बड़ी गन्ने की फसल लगी थी, कहाँ गई सारी फसल? अरे भाई, वे सारी फसल तो मैं काट के ले गया। मुझे लगा वे गन्ने की बड़ी फसल खुद ब खुद ही लग गई होगी, इसीलिए मैं रोजाना यहाँ से गन्ने काट के ले जा रहा था। बस ये आखिरी के थोड़े से बचे हैं, इन्हें भी काट के ले जाने वाला हूँ। अरे बाप रे चिड़े, ये तुमने क्या कर दिया?
तुमने तो अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी। अब तुम्हें उस चीज से कौन बचाएगा? जोगू पक्षी फिर सोनू चिड़िया को सारी बात बताता है कि ये गन्ने की बड़ी फसल और किसी की नहीं बल्कि बारूचील की थी और बारूचील ने बहुत मेहनत से लगाई थी। अरे चिड़े, बारूचील 1-2 महीने के लिए फसल को छोड़ के गई। तुमने सारी की सारी फसल साफ कर दी। कुछ भी करो, बारूचील के वापस आने से पहले पहले यहाँ पर पहले की तरह गन्ने की बड़ी फसल लगाओ, वरना बारूचील बहुत गुस्से वाली है। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करे वो। ये बात सुनकर तो सोनू चिड़िया की पैरों तले जमीन निकल जाती है। वे फिर भागा भागा मीनू चिड़िया के पास जाता है। हाय रे सोनू चिड़े, ये हमने क्या कर दिया? बारूचील की सारी फसल काट कर बेच दी। बारूचील को अभी पता लगेगा तो भी हमारे साथ क्या करेगी? मीनू चिड़िया, बचने का बस एक ही रास्ता है। हमें पहले की तरह दोबारा से वहाँ पर गन्ने की बड़ी फसल लगानी होगी ताकि बारूचील को कुछ पता न लगे। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया फिर प्लान बनाते हैं कि वे बाजार से गन्ने के बीज लाकर जमीन में बोएंगे और उस जगह पर दोबारा से वे गन्ने की बड़ी फसल लगाएंगे। फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया प्लान के मुताबिक बीज लेने के लिए एक दुकान पर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, बताओ कौन सी बीज चाहिए, फलों की या सब्जियों की? मेरे पास हर किस्म की बीज हैं। कोमल बहन, हमें गन्ने की बड़ी फसल लगानी है, इसलिए आप हमें गन्ने की ढेर सारी बीजें दो। कोमल चिड़िया फिर गन्ने की फसल की ढेर सारी बीजें मीनू चिड़िया को दे देती है। सोनू चिड़े, ये काम करते हैं, आधी बीज में यहाँ अपने घर के सामने जमीन में बो देती हूँ ताकि हमारी भी अपनी गन्ने की फसल निकल आए, और आधी बीज आप ले जाओ वहाँ सूखे इलाके में जाकर बो दो ताकि वहाँ पर पहले की तरह गन्ने की बड़ी फसल निकल आए। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम यहाँ काम करो, मैं वहाँ काम करता हूँ जाकर। बस फिर आधी बीज लेकर सोनू चिड़िया सूखे इलाके में चला जाता है। इधर मीनू चिड़िया अपने घर के सामने गन्ने के बीज बो रही थी ताकि उनकी जल्दी अपनी गन्ने की फसल निकल आए और उन्हें बाजार जाकर गन्ने न खरीदने पड़े। और उधर सोनू चिड़िया बारूचील के डर से गन्ने की बीज जमीन में बो रहा था ताकि यहाँ पर पहले की तरह दोबारा से बड़ी सी गन्ने की फसल निकल आए। दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। बीज बोने के बाद वे ज़मीन को अच्छे से पानी दे रहे थे। मीनू चिड़िया, बस मैं यही चाहता हूँ कि बारूचील के आने से पहले पहले मैं वहाँ पर दोबारा से गन्ने की बड़ी सी फसल लगा दूँ ताकि बारूचील को कुछ पता ही ना चले। रोजाना सुबह होते ही मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया काम पर लग जाते। वे दोनों जमीन को अच्छे से पानी देते और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसी तरह फिर दिन बीतते हैं और पूरे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। सोनू चिड़िया की मेहनत तो रंग ले आई थी। उसने तो बारूचील के आने से पहले पहले दोबारा से इस जगह पर गन्ने की बड़ी सी फसल लगा दी थी। काश मैं बच गया। जो फसल मैंने काटी थी वे सारी फसल दोबारा से मैंने यहाँ पर लगा दी, और बारूचील मुझे कुछ नहीं बोलेगी। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया ने भी अपनी गन्ने की बड़ी सी फसल लगा दी थी। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया तो अब बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि उन दोनों की अब अपनी फसल थी। कालू कौवे और रानी कौवी वैसे तो अमीर नहीं थे, पर कालू कौवे और रानी कौवी को हर समय दिखावा करने की आदत थी। वे दोनों किसी भी तरह से पक्षियों के सामने दिखावा करते रहते थे। तुम ठीक कहती हो रानी, आजकल जिसके पास पैसे हैं बस उसी की इज्जत है, बिना पैसों वालों की तो कोई भी इज्जत नहीं करता। हाँ कालू जी, कल की बात याद है ना कि कल क्या हुआ था? कल जैसे उल्लू सेठ हमारे जंगल में आए थे तो सारे पक्षियों ने देखकर पागल ही हो गए थे। अरे वाह भाई वाह उल्लू सेठ, आप हमारे जंगल में, लगता है आज का दिन तो बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि आप जो हमारे जंगल में आ गए। हाँ उल्लू सेठ, आप जब भी हमारे जंगल में आते हो हमें कुछ न कुछ जरूर देते हो, आपकी तो बात ही अलग है। वैसे उल्लू सेठ एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके पास इतना पैसा आया पर आपके पास कभी घमंड नहीं आया, क्योंकि ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनके पास पैसे तो आए पर साथ में घमंड भी आ गया और वे पक्षियों पर अपने रोब झाड़ने लगे। हाँ ये बात तो है, उल्लू सेठ है तो बहुत अच्छे, हम सारे पक्षियों की इतनी मदद जो करते हैं। अरे बस करो पक्षियों, और कितनी तारीफ करोगे मेरी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पक्षी मेरे सामने मेरी तारीफ करें। उल्लू सेठ फिर अपनी कार से काफ़ी सारे पैसे निकालते हैं और वे सारे पैसे वे सारे पक्षियों में बांट देते हैं। रानी, कल देखा था ना उल्लू सेठ को, सारे पक्षी उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास पैसे हैं, और आजकल के ज़माने में तो सिर्फ पैसे वाले की इज्जत है। हाँ, और एक हम हैं, हमारी तो इस जंगल में कोई इज्जत ही नहीं, जिसको देखो आके हमसे झगड़ता रहता है बस। रानी, मेरे पास एक मस्त उपाय है जिससे हमारे इस जंगल के अंदर बहुत इज्जत बन जाएगी, फिर सारे पक्षी हर वक्त हमारे सामने बस झुके रहेंगे। क्या उपाय है कालू जी, मुझे भी तो बताएं।
कालू कौवा फिर रानी कौवी को अपना उपाय बताता है। रानी कौवी को भी ये उपाय बहुत अच्छा लगता है। हाँ कालू जी, उपाय तो बहुत बढ़िया है। बस अब आप जाओ जल्दी से, जाकर सारा सामान किराए पे लेके आओ। फिर देखना हमारी पक्षियों के सामने कैसे इज्जत बनती है। कालू कौवा फिर अपनी सारी जमा पूंजी लेकर किराए पर सामान लेने के लिए चला जाता है। चलो मैं भी जाती हूँ, नकली सोने के गहने लेके आ जाती हूँ। किसी को क्या ही पता लगेगा कि मैं नकली सोने के गहने पहनी हूँ। उपाय के मुताबिक रानी कौवी भी नकली सोने के गहने लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा अपने घर में भाड़े पर काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले आता है। कालू कौवे ने तो अपने पूरे घर को सामान से भर दिया था। इधर रानी कौवी भी नकली सोने के गहने पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल असली लग रहे थे। वाह भाई वाह कालू जी, आपने तो कमाल कर दिया, पूरे घर को सामान से भर दिया। अब जो भी पक्षी हमारे घर में आएगा वे इतना सारा सामान देखकर हैरान हो जाएगा कि हम अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। हाँ रानी, तुम्हारे ये नकली सोने के गहने भी बिल्कुल असली लग रहे हैं। अब तुम देखना, पक्षी हमें ऐसी हालत में देखेंगे तो वे समझेंगे कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। फिर तुम देखना सारे पक्षी हमारी कितनी इज्जत करेंगे, हर वक्त हमारे सामने बस झुके रहेंगे। कालू कौवे और रानी कौवी ने तो ये सब बस दिखावा करने के लिए किया था, ताकि वे अमीर लगें और सारे पक्षी उनकी बहुत इज्जत करें। रानी एक काम करते हैं, कल हम सारे पक्षियों को एक साथ ही यहाँ अपने घर पे दावत बुला लेते हैं। सारे पक्षी एक साथ हमारी ऐसी हालत देख के हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है कालू जी, आप जाओ, जाके सारे पक्षियों को एक साथ दावत का बोल के आ जाओ। कालू कौवा फिर सारे पक्षियों के पास चला जाता है। सुनो सुनो पक्षियों, कल तुम सबको मेरे घर पर दावत पे आना है। कल रानी ने तुम सबके लिए बढ़िया सा भोजन बनाने वाली है। कालू कौवे, तुम बुला रहे हो दावत पर? यकीन नहीं आता। चलो तुम बोल रहे हो तो मान जाता हूँ। कालू कौवे, वैसे कल रानी कौवी भोजन में क्या बनाने वाली है? मीनू चिड़िया, उसकी टेंशन न लो, जो भी बनाएगी बहुत बढ़िया बनाएगी। बस कल तुम सारे पक्षी समय पर आ जाना। कालू कौवा फिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अभी पक्षी आएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? घर में तो जरा से ही पैसे नहीं हैं। आपने सारे पैसे इन सामान पर लगा दिए, अब हम पक्षियों को क्या खिलाएंगे? रानी मेरा प्लान सुनो, बस जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। कालू कौवा फिर रानी कौवी को अपना प्लान बताता है। थोड़ी ही देर के बाद सारे के सारे पक्षी कालू कौवे के घर पे आ जाते हैं। सारे पक्षी कालू कौवे के घर को देखकर तो बिल्कुल ही हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी पक्षी के घर में इतना सामान नहीं था जितना सामान कालू कौवे के घर में था। वाह भाई वाह कालू कौवे, बहुत मुबारक हो तुम्हें। लगता है तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तभी तो तुमने अपने पूरे घर को बदल के रख दिया। हाँ कालू कौवे, तुम्हारे घर में तो एसी से लेके पंखे तक सारा का सारा सामान है। लगता है बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, है ना? हाँ यार, काम तो मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। महीने के मैं लाखों लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो अभी तो मैंने अपने घर में इतना सारा सामान ला के रख दिया। तभी सारे पक्षी रानी कौवी को देखते हैं। उन्हें लगता है रानी कौवी ने असली सोने के गहने पहने हुए हैं। वाह भाई वाह कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों अचानक से इतने अमीर हो जाओगे, यकीन नहीं आता। और रानी कौवी, तुमने अपने गले में इतने मोटे सोने के गहने पहने हुए हैं। ये गहने पहना तो मेरा सपना है। कालू कौवा अब सारे पक्षियों के सामने बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वे बहुत अमीर हो गया है। कालू कौवे, यार तुम्हारे घर में एसी पंखा कूलर सब कुछ लगा है, पर यार इसे चलाओ दो, कितनी गर्मी हो रही है। कौवा और कौवी ने भाड़े पर इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना सारा सामान तो ले लिया था, पर वे इसे चला नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे इसे चलाएंगे तो उनका बिजली का बहुत भारी बिल आ जाएगा। यार कबूतर, अभी लाइट नहीं है ना, जैसे ही लाइट आती है मैं एसी पंखा कूलर सब चला दूंगा। कालू जी, आप पक्षियों से बातें करें, मैं पक्षियों के लिए भोजन लेके आती हूँ। रानी कौवी फिर ये बोलकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में रानी कौवी रसोई से बाहर आती है और कालू कौवे ने रानी कौवी को जो बोलने को कहा था वे वही पक्षियों को बोलती है। हाय रे पक्षियों, तुम सबसे बातें करने के चक्कर में सारा का सारा भोजन जल गया। अब मैं तुम पक्षियों को क्या खिलाऊंगी? क्या भोजन जल गया? अरे रानी, ये क्या किया तुमने? यार पक्षियों, माफ करना, सारा भोजन जल गया। लगता है आज की दावत कैंसिल। पक्षियों, मैं क्या कहती हूँ, तुम सब किसी और दिन आना, मैं तुम सबको मजेदार सा भोजन बनाए खिलाऊंगी। और हाँ, अगली बार भोजन नहीं जलेगा। कालू कौवे और रानी कौवी ने सारे पक्षियों को अपनी झूठी अमीरी दिखा दी थी। सारे पक्षी फिर बिना भोजन खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, मजा आ गया आज तो। देखना अब
सारे पक्षी यही समझेंगे कि जंगल में सबसे अमीर पक्षी हम हैं, तो इसीलिए सारे पक्षी हमारी बहुत इज्जत करेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी तो पक्षियों के सामने झूठी अमीरी का नाटक करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। रानी, याद रहे मैंने घर में एसी, फ्रिज, पंखा सब लगा तो दिया है, पर इन्हें बिल्कुल चलाना नहीं, क्योंकि इनका बिल मैं नहीं दे सकता। कालू कौवे ने तो बस दिखाने के लिए सामान लगाया था। एसी, फ्रिज, पंखा कालू कौवा चला नहीं सकता था। थोड़े ही दिनों के बाद इलेक्ट्रिक कंपनी का एक पक्षी आकर कालू कौवे के घर के पास उसका इलेक्ट्रिक का बिल छोड़कर चला जाता है। कालू कौवे का बिल तो सिर्फ 100 रुपये आया था, क्योंकि कालू कौवे ने पूरा महीना कुछ भी नहीं जलाया था। तभी कालू कौवे के घर के सामने से कबूतर गुजर रहा था। कबूतर की नज़र कालू कौवे के उस बिल पर पड़ जाती है। अरे ये क्या, कालू कौवे का बिल इतना कम कैसे आ गया? सिर्फ 100 रुपये। इतना कम बिल तो कभी मेरा नहीं आता, जबकि कालू कौवे ने तो अपने घर के अंदर एसी, फ्रिज, पंखा सब कुछ लगाया हुआ है, फिर भी इतना कम बिल। कबूतर को लगता है कि कालू कौवा बिजली चोरी कर रहा है, तभी उसका इतना कम बिल आया। हाँ, कालू कौवा जरूर बिजली चोरी कर रहा होगा, तभी तो इतना कम बिल आया। पर अब से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूँ इलेक्ट्रिक ऑफिस और वहाँ जाके कालू कौवे की कंप्लेन करता हूँ। कबूतर कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वे कालू कौवे की कंप्लेन करने इलेक्ट्रिक ऑफिस चला जाता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? घर में अगर एसी, फ्रिज, पंखा सब लगा है तो इतना कम बिल तो नहीं आ सकता। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वे कौवा जरूर आपकी बिजली चोरी कर रहा होगा, तभी तो उसका इतना कम बिल आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाता हूँ कौवे के घर पर, और कौवे के घर पर जाके मैं छापा मारता हूँ। बस ठीक है, कल मैं भी सारे पक्षियों को लेके जाता हूँ कालू कौवे के घर पर, ताकि सारे पक्षियों को भी तो पता लगे ना कि वे कालू कौवा क्या काम कर रहा है। कालू कौवा तो बिजली चोरी नहीं कर रहा था, पर वे फिर भी बहुत बुरा फंस गया था। बस फिर क्या, अगले दिन सुबह इलेक्ट्रिक कंपनी के ऑफिसर कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं, और कबूतर भी सारे पक्षियों को लेके कालू कौवे के घर पे आ गया था। अरे बाप रे बाप, घर में इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फिर भी इतना कम बिल। मैं समझ गया, जरूर कौवे तुम हमारी बिजली चोरी कर रहे हो, है ना? कालू कौवे, कितनी बुरी बात है, तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो बिजली का बिल भी तो भरो ना, ये बिजली को चोरी कर रहे हो। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं कोई बिजली नहीं चोरी कर रहा, मेरे पे इल्जाम है ये। बिजली नहीं चोरी कर रहे तो इतना कम बिल कैसे आया? हाँ, झूठ ना बोलो हमसे। ऑफिसर, अभी के अभी यहाँ पुलिस को बुलाओ, हमें इस कौवे को जेल में डलवाना है, क्योंकि ये कौवा हमारी बिजली चोरी कर रहा है। कालू कौवा तो अब बुरा फंस गया था। वे अगर पक्षियों के सामने सच बोलता तो उसका भांडा फूट जाना था, और अगर झूठ बोलता तो उसे जेल होनी थी। कालू जी, सच बता दें, जो भी सच है बता दें, वरना आपको जेल हो जाएगी। कालू कौवा मरता क्या करता, वे सारे पक्षियों को सच बता देता है कि उसने ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। वे इन्हें चला नहीं सकता, क्योंकि इनका बिल वे नहीं दे सकता। हाँ पक्षियों, मैं बस तुम सबके सामने अमीर बनना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये सारा सामान भाड़े पे लाके यहाँ रख दिया। मैंने कोई बिजली नहीं चोरी की, मैंने तो पूरा महीना ये फ्रिज, एसी, पंखा चलाए नहीं जो इनसे बिल बनता। कालू कौवा और रानी कौवी तो इस जंगल में अपनी इज्जत बनाना चाहते थे, पर इसके बाद अब कालू कौवे और रानी कौवी की जो बची कुची इज्जत थी वो भी चली गई थी। कालू कौवे और रानी कौवी की अभी नई नई शादी हुई थी, पर कालू कौवा बहुत ही कंजूस था। वे रानी कौवी को घुमाने के लिए कहीं भी लेकर नहीं जाता था। कालू जी, ना आप मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हो, ना ही आप मुझे कुछ दिलाते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं आपकी नई नवेली दुल्हन हूँ, मुझे आप अच्छे अच्छे भोजन भी नहीं खिलाते। नई नवेली दुल्हन हो तो मैं क्या करूँ? अपने भाई के घर से तुम क्या अच्छे अच्छे भोजन खाकर नहीं आई जो मैं यहाँ खिलाऊं तुम्हें? भैया के घर पर तो मैंने जी भर के खाया, मेरा भाई तो खिलाने वाला था, बस ना जाने पति मुझे इतना कंजूस क्यों मिल गया। रानी, मैंने तुमसे बोला भी है ना कि बिला वजह की जिद ना किया करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। तुम तो बस हमेशा मुझसे पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, सोने के गहने यही सब मांगती रहती हो। कालू कौवा रोजाना इसी तरह रानी कौवी को डांटता था और उसकी कभी बात नहीं मानता था। अरे कालू, तूने शादी कर ली और मुझे शादी पे बुलाया भी नहीं, मैं तुझसे नाराज हूँ। ताऊ जी नाराज नहीं हो, मैं गरीब कौवा हूँ ना, इसीलिए मैं शादी पर मेहमानों को बुला नहीं पाया। आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरी पत्नी है ना, वे आपको मजे मजे के भोजन बना के खिलाएगी। तो अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खिलाते नहीं है, और मैं इनके मेहमानों को भोजन बना बना के खिलाऊं? पागल हूँ क्या मैं? कालू बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर हाँ, मैं तेरी नई नवेली दुल्हन को
तोहफा देना चाहता हूँ। इसीलिए कल सुबह की ट्रेन से मैं एक पक्षी को भेजूंगा जिसके पास बहू के लिए सोने के गहने का तोहफा होगा। बहुत ही कीमती हार है। वो हार मेरी पत्नी की निशानी है। मैं चाहता हूँ अब वे हार तेरी पत्नी पहने और बहुत ज्यादा खुश रहे। सोने के गहने का सुनकर तो रानी कौवी खुशी से पागल हो जाती है। ठीक है ताऊ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल ही ट्रेन स्टेशन जाकर आपके उस पक्षी से सोने का हार ले लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका ताऊ जी। कालू कौवा फिर ये बोलकर फोन रख देता है। कालू जी, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी वो सोने का हार लेने के लिए। हाय रे, आपके ताऊ जी कितने अच्छे हैं ना, मुझे अपनी पत्नी का सोने का हार दे रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है रानी, मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जाऊंगा। तुम अगर मेरे साथ गई ना तो तुम्हारी नियत उस हार पर पक्का खराब हो जाएगी। मैं वे सोने का हार तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला। मैं तो उस हार को बेचकर अपना कारोबार करूंगा ताकि मुझे ये रोज रोज खेती बाड़ी न करनी पड़े। कालू कौवे की इस कंजूसी और चालाकी को देखकर रानी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। हाय रे, मैं किस लालची और कंजूस कौवे के साथ फंस गई। कालू जी, आप बहुत ही बुरे हो। आपसे शादी होने के बाद मुझे जरा सी खुशी नहीं मिली। एक सोने का हार ही मिला था, वो भी आप मुझसे छीन रहे हो। ओए रानी, ये रोना धोना बंद करो। मैंने कह दिया तो कह दिया। ताऊ जी का वे सोने का हार मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तो उसको बेचकर अपना कारोबार जमाऊंगा। बस फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को बुलाता है और उसको वे कल सुबह हार लेने जाने का काम सौंप देता है। देखो मीनू चिड़िया, मैं कल छुट्टी नहीं कर सकता। मैंने अगर कल छुट्टी की तो उल्लू सेठ है ना मुझे खेत से निकाल देगा। फिर मेरे पास कोई काम नहीं होगा। इसीलिए यार, कल तुम चली जाओ ट्रेन स्टेशन पर और मेरे ताऊ जी के बताए हुए पक्षी से वे सोने का हार ले आओ। प्लीज मीनू चिड़िया, मेरा ये काम कर दो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कालू कौवे, जब तुम्हारी पत्नी है तो तुम ये काम अपनी पत्नी से कह दो ना। वैसे भी रानी कौवी तो सारा दिन ही घर में फारिग होती है। हाँ कालू जी, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चली जाती हूँ ना कल भी सोने का हार लेने। रानी, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी तो लालची खत्म ही नहीं होती। और यार मीनू चिड़िया, मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है, मेरा कर दो ना ये काम। तुम बहुत ईमानदार हो और मेरी दोस्त भी हो, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, कल मैं स्टेशन पर जाकर तुम्हारे ताऊ जी के बताए हुए पक्षी से वे सोने का हार ले आऊंगी। मीनू चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा भी खेत में काम करने के लिए चला गया था। पर रानी कौवी घर में बैठी बैठी ताऊ जी के उस सोने के हार के बारे में ही सोचे जा रही थी। ये कालू जी कितने चालाक हैं। ताऊ जी ने तोहफा मुझे दिया, पर कालू जी मेरे सोने के हार पर कब्जा करना चाहते हैं। परंतु मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं भी रानी हूँ, ऐसे कैसे किसी को अपने सोने के हार पर कब्जा करने दूंगी, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। मैं कालू जी से वे हार छीन कर रहूंगी। रानी कौवी भी तो कालू कौवे की पत्नी थी। वे भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने सोने का हार लेने के लिए एक बहुत बढ़िया सा प्लान बना लिया था। कुछ देर में रात हो जाती है। रानी कौवी पूरी रात नहीं सोती। फिर सुबह ही सुबह रानी कौवी तो अपने घर से बाहर निकल जाती है। इससे पहले कि वे मीनू चिड़िया स्टेशन जाए, मैं ही चली जाती हूँ और जाकर ताऊ जी के भेजे हुए जग्गू पक्षी से वे सोने का हार ले लेती हूँ। बाद में मीनू चिड़िया पर इल्जाम लगा दूंगी कि मीनू चिड़िया ने जग्गू पक्षी से हार लिया, पर वे हार चोरी करके अपने पास छुपा लिया। चालाक रानी कौवी सुबह ही सुबह उठकर मीनू चिड़िया से भी पहले ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और जग्गू पक्षी के आने का इंतजार करती है। यूं ही कुछ देर में ट्रेन भी आ जाती है। आ गई ट्रेन आ गई, वो भी मीनू चिड़िया के आने से पहले। बस अब मुझे जल्दी से जग्गू पक्षी मिल जाए ताकि मैं उससे ताऊ जी का भी सोने का हार ले लूं। तुम ही हो ना जग्गू पक्षी? लाओ ये सोने का हार ताऊ जी ने मेरे लिए भेजा है। मैं हूँ कालू जी की पत्नी रानी कौवी। वाह, मुबारक हो आपको भाभी जी। ये लें आपका सोने का हार। और हाँ, ताऊ जी ने कहा कि बहू से कहना कि इस हार को संभाल के रखें। ताऊ जी से जाकर मेरा शुक्रिया कहना। चलो जग्गू पक्षी, मैं अब चलती हूँ। रानी कौवी खुशी खुशी वे सोने के हार का बॉक्स लेकर वापस अपने घर में आती है और वे बॉक्स वे अपनी अलमारी के अंदर छुपा देती है। आए बड़े कालू जी, मेरे सोने के हार पर कब्जा जमाने वाले। मैं अपनी चीज ऐसी किसी को नहीं देती। आखिर मेरा नाम रानी है और मैं हमेशा रानियों की तरह रहती हूँ। तभी कुछ देर बाद मीनू चिड़िया भी ट्रेन स्टेशन के पास आती है और वे काफी देर तक जग्गू पक्षी के आने का इंतजार करती है, पर जग्गू पक्षी नहीं आता और मीनू चिड़िया वापस लौटकर कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, मैं स्टेशन गई पर वहाँ खड़े खड़े थक गई। मैंने जग्गू पक्षी के आने का बहुत इंतजार किया पर वे आए नहीं। मैं ट्रेन के अंदर भी गई पर मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है जग्गू पक्षी भी सोने का हार लेकर ट्रेन से आए ही नहीं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या बोल रही हो? मेरी भैया से अभी बात हुई कॉल पर। उन्होंने मुझे बताया कि उनके भेजे गए पक्षी ने
तुम्हें सोने का हार कब का दे दिया? नहीं नहीं कालू कौवे, जग्गू पक्षी से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना ही वो मुझे मिला। वो अगर मुझसे मिलकर मुझे हार दे देता तो मैं तुम्हारे पास ले आती। इससे पहले कि कालू जी मुझ पर बात लेके आए, मैं मीनू चिड़िया पर इल्जाम लगा देती हूँ। मीनू चिड़िया, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मुझे पता है ताऊ जी के भेजे हुए सोने के हार पर तुम्हारी नीयत खराब हो गई होगी, तभी तो मेरा भी सोने का हार तुमने चोरी कर लिया। रानी कौवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने क्या मुझे चोर समझा हुआ है? हाँ, मैंने तुम्हारा सोने का हार नहीं चुराया। मैं कह रही हूँ मेरी चिड़िया की नीयत खराब हो गई होगी ताऊ जी के उस सोने के हार को देखकर। मैंने आपसे कहा भी था मुझे भेज दो, ये सारा कुछ आपकी कंजूसी की वजह से हुआ है। मैंने अगर मेरी चिड़िया पर गुस्सा किया तो ये कभी मेरा सोने का हार वापस नहीं करेगी। हाँ, ये काम करता हूँ, मेरी चिड़िया का अभी रात फाश हो जाएगा। मेरी चिड़िया खुद ही मुझे मेरा सोने का हार वापस कर देगी। बस फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को फंसाने के लिए एक झूठ बोलता है। मीनू चिड़िया यार, तुम भी कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें असली और नकली की जरा पहचान नहीं। रख लो वे सोने का हार, तुम अपने पास रखो। मुझे आज सुबह ही ताऊ जी ने बताया कि वे सोने का हार असली नहीं बल्कि नकली भिजवा रहे हैं। ताऊ जी पागल थोड़ी ना है जो वो किसी भी पक्षी के हाथों इतना महंगा सोने का हार ऐसे भिजवा दें। ये बात सुनते ही रानी कौवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। हाय हाय, कालू जी क्या कह रहे हैं? नकली सोने का हार? मतलब मैंने सुबह से अब तक नकली सोने के हार के लिए इतनी मेहनत की। कालू कौवे, मुझे नहीं पता ये सोने का हार असली है या नकली, क्योंकि वे हार तो मेरे पास आए ही नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हाय, उस बेकार और नकली सोने के हार की वजह से मैंने बेचारी ईमानदार मीनू चिड़िया पर इल्जाम लगवा दिया। मुझे तो पाप लगेगा, कितना गलत किया मैंने। नहीं नहीं, अभी भी वक्त है, मैं सब सच बता देती हूँ ताकि कम से कम मीनू चिड़िया पर जो इल्जाम लगा है वो तो हट जाए। रानी कौवी नकली सोने के हार का सुनकर तो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। कालू जी, मीनू चिड़िया को मत डांटो, मीनू चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सुबह मीनू चिड़िया ने जग्गू पक्षी से वे हार नहीं लिया था बल्कि मैंने लिया था। क्या तुमने लिया था वे हार? रानी, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? वो इसीलिए कालू जी, क्योंकि ताऊ जी ने वे तोहफा मुझे दिया था और आप मेरे तोहफे पर हक जमा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपना हक ऐसे ही आपको क्यों दूं, बस इसीलिए सुबह सुबह उठकर मैं स्टेशन चली गई थी और जग्गू पक्षी से वे हार मैंने ले लिया था। मुझे क्या पता था वे सोने का हार नकली होगा। मैंने इतनी मेहनत की पर मेरी मेहनत करने का मुझे कोई फल नहीं मिला। बेचारी मीनू चिड़िया पर भी इल्जाम लगवा दिया मैंने। मीनू चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो यार। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा तो जोर जोर से हंसने लगता है। बेवकूफ रानी, मैंने मीनू चिड़िया को फंसाने के लिए ये झूठ बोला था कि वे हार नकली है। वे हार नकली नहीं बल्कि असली है। मैंने तो ये झूठ इसलिए बोला था ताकि मीनू चिड़िया उस हार को नकली समझ के मुझे वापस कर दे, पर मुझे क्या पता था ये कांड तो तुम्हारा निकलेगा। क्या सच में कालू जी वे हार नकली नहीं बल्कि असली है? हाँ बाबा हाँ, वे हार असली है, मेरे ताऊ जी की पत्नी की निशानी है वो। कालू कौवे, बहुत बुरी बात है यार, तोहफा रानी कौवी का और कब्जा तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। हाँ कालू जी, वे हार मेरा है, इसीलिए तो आपसे मांग रही हूँ, प्लीज वे हार मेरे पास रहने दें। रानी कौवी की मासूमियत को देखकर कालू कौवे का दिल भर आता है और वे सोने का हार कालू कौवा रानी कौवी को दे देता है। मेरी प्यारी रानी, चलो अब ये सोने का हार मुझे पहन कर दिखाओ, फिर हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। थोड़ी देर में रानी कौवी सज धज कर तैयार हो जाती है और फिर कालू कौवा रानी कौवी को लेकर बाहर घूमने चला जाता है।